हेलो बच्चों। नाम मेरा हसीब है यार, और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो मैं टॉपिक पे बात करता हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त चाहता हूँ यार आपका, क्योंकि जितनी बातें हैं मैं क्लियर कर दूँ, फिर उसके बाद अपन टॉपिक पे आ जाएं। तो देखो यार, टॉपिक जो अपन वीडियो बनाया जा रहा है ना, वो रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है कि अपन रिवीजन करेंगे। 4 महीने एग्जाम को है, तो मैं पूरा का पूरा टॉपिक ऐसे बिल्कुल आराम से इत्मीनान से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो अपन कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम में सब कुछ पढ़ लिया जाए और क्वेश्चन भी कर लिया जाए। तो मैं समरी के फॉर्म में आपको चैप्टर दूंगा, और सारे के सारे इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं अभी इसके बारे में, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना समरी के फॉर्म में, तो फिर बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर इसका मतलब पूरा नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं होगा। तो यार अभी इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। जो ये सोच रहा होगा, जब मैं पढ़ा दूंगा ना पूरा का पूरा मैं चैप्टर, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। मैं ऐसा नहीं है कि एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा। मैं सारे के सारे जितने भी नीट में आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं 35-36 साल, सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। और आप देख लीजिएगा आपको जो पढ़ाया गया है वो सफिशियंट है कि नहीं। एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होगा, ये गारंटी है। तो माइंड सेट रखिए कि जितना पढ़ाया जाएगा वो सारा का सारा आपको आप क्लियर करिए, और सारे के सारे क्वेश्चन इससे निकल जाएंगे। तो चलते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो जो टॉपिक अपने पास है केमिकल काइनेटिक्स है, और बेसिकली इसमें रेट के बारे में पढ़ाया जाता है यार। आपको बताया जाता है कि अगर रिएक्शन हो रही है तो किस रेट से हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मैं रेट को डिफाइन कर दूं, और रेट को जब अपन डिफाइन करते हैं ना, तो कुछ इस अंदाज में करते हैं यार कि जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ चेंज होता है ना, तो उसी को अपन रेट बोलते हैं। जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ चेंज होता है तो उसी को अपन रेट बोलते हैं। अपन आज केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का होता है वो टाइम के साथ साथ कम होता जाता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो ये जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेट। तो इसी अंदाज में इसको डिफाइन करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही क्या होता है, रेट होता है। अब अगर मैं चेंज बोल रहा हूं ना यार, तो चेंज दो टाइप के होते हैं। एक होता है बड़ा चेंज, कंसिडरेबल चेंज, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और एक छोटा चेंज होता है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो जब मैं डेल्टा लिखूंगा तो इसका मतलब होगा कंसिडरेबल चेंज, जब मैं डी लिखूंगा तो इसका मतलब होगा स्मॉल चेंज। तो दो टाइप के चेंज है ना, तो अपन रेट को भी दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास जो होता है वो एवरेज रेट होता है, और एक हमारे पास जो रेट होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। एवरेज रेट में कंसिडरेबल चेंज की बात करूंगा, और इंस्टेंटेनियस रेट में अपन छोटे चेंज की बात करेंगे। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अपन रेट के बारे में बात करेंगे। तो देखो ये केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है स्लाइड पे। ये लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, 3 दिन पहलू हैं उसी पे चर्चा करेंगे। और साथ साथ में अपन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करेंगे, और उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो दो तरह के चेंज है, तो रेट को भी दो तरह के चेंज होते हैं, तो रेट को भी हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक हमारे पास एवरेज रेट है, एक हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट है। मैं दोनों को बता देता हूं एक ग्राफ में, और उसके बाद फिर अपन एक एक करके पढ़ेंगे यार। मैं पहला का पहला पूरा का पूरा जो आपको पढ़ाऊंगा एवरेज रेट पढ़ाऊंगा, फिर अपन इंस्टेंटेनियस पे चलेंगे। तो पहला हमारे पास, मैं ग्राफ में दोनों को समझा देता हूं। ये हमारे पास ग्राफ खींच रहा हूं यार मैं, ये मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ खींच रहा हूं। इसी में मैं दोनों को समझाता हूं, एवरेज क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है। इधर मैंने लिख रहा हूं कंसंट्रेशन, और इधर मैं लिखा टाइम, और मैं एक ग्राफ बनाया यार। ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा है। ग्राफ आपको दिख रहा होगा कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन बढ़ती हुई जा रही है, और अगर टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये प्रोडक्ट का ग्राफ कहलाता है। ये ग्राफ किसका है, प्रोडक्ट का है। तो मैंने T1 टाइम पे जब देखा, तो T1 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना था, C1। कंसंट्रेशन कितना था, C1। और जब मैं टाइम बढ़ाया T2, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, C2। कंसंट्रेशन कितना हो गया, C2। और हमारे पास जो रेट होता है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो अपन रेट लिखेंगे, ये पहला रेट लिख रहा हूं यार। ये हमारे पास क्या है, एवरेज रेट। अगर एवरेज रेट की बात करेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और चेंज इन टाइम डेल्टा टी। अब कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ यार, तो अपन कहेंगे कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ, C2 C1। इनिशियल कितना था, C1, और फाइनल कितना है, C2। तो क्या लिखते हो, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, C2 अपॉन C1, और टाइम T2 माइनस T1। ये हमारे पास क्या हो गया, रेट हो गया, एवरेज रेट। लेकिन इसी ग्राफ में मैं अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट सिखाऊं ना, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस रेट होती है। और इसी ग्राफ में इंस्टेंटेनियस रेट बताओ ना, किसी भी एक इंस्टेंट पे अपन जो रेट निकालेंगे, उसके लिए क्लियर कर लेना कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है, जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, उसमें जो डीसी बाई डी होता है ना, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और यहां से मैं अगर स्लोप निकालूं किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो हमारे पास स्लोप, यहां से टेंजेंट ड्रा करेंगे, और टेंजेंट ड्रा करने के बाद जो एंगल बन के आएगा ना यार एक्स एक्सिस से, वही हमारे पास क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है।
वही हमारे पास क्या होता है, स्लोप। तो अगर मैं यहां से रेट लिखूं इंस्टेंटेनियस रेट, अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखें तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, वहां पे डेल्टा, यहाँ पे डी क्योंकि छोटा है। और हमारे पास अभी ये भी कहा था कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में जो डीसी बाई डी होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और स्लोप को जो अपन लिखते हैं ना वो किससे लिखते हैं, tan थीटा से। स्लोप को रिप्रेजेंट डीसी बाई डी स्लोप के बराबर, और स्लोप हमारे पास रिप्रेजेंट किससे की जाता है, tan थीटा से। ये हमने लिख दिया tan थीटा। ये हमारे पास क्या है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट। प्रैक्टिकली एवरेज को थोड़ा सा निकालना आसान होता है, और इंस्टेंटेनियस को अपन भी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एवरेज को प्रैक्टिकली निकालना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे दो ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक फाइनल एक इनिशियल, और कितना टाइम लगा। जैसे मैं कहूं कि यहां से मैं जा रहा हूं मार्केट, और मार्केट 10 किलोमीटर दूर है और मुझे जाने में 1 घंटा लगता है, तो बताओ मेरा रेट, मेरा स्पीड क्या होगा। तो आप कहो गए कहां, 10 किलोमीटर, कहां से गए, जीरो से, और टाइम कितना लगा, 1 घंटा, मतलब हमारा रेट क्या है, स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा रेट है। तो प्रैक्टिकली इसको निकालना आसान है, लेकिन अपन दोनों पे बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले एवरेज पे बात करेंगे, फिर एवरेज खत्म करने के बाद इंस्टेंटेनियस पे चलेंगे। तो पहला स्टार्ट कर रहा हूं एवरेज रेट, इसको पॉज करके अपन स्क्रीनशॉट ले लो या छाप लो, जो भी हमने ये लिखा है जरूरत है। तो अपन चलते हैं एवरेज रेट, एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास रेट है एवरेज रेट। देखो मैं किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको एवरेज रेट पढ़ाऊं और सिखाऊं, उससे पहले मैं थोड़ा स्टोइकियोमेट्री से डील करना सिखाता हूं। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं आपके सामने, रिएक्शन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद अमोनिया बना रहा है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, अमोनिया। ये हमारे पास रिएक्शन आपके सामने है। मैं आपसे स्टोइकियोमेट्री से रिलेट करके कुछ बात बताऊं, पहले स्टोइकियोमेट्री बता देता हूं यार। कहा जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो नंबर लगा होता है वही स्टोइकियोमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अमोनिया के आगे 2 लगा है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 2। हाइड्रोजन के आगे कितना लगा है, 3, इसकी स्टोइकियोमेट्री 3। और नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लगा, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1 के बराबर। तो ये जो स्टोइकियोमेट्री होता है ना, ये हमें बताता है कि किस तरह रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है। एक्चुअल में स्टोइकियोमेट्री हमें यही बताता है कि रिएक्शन आगे किस तरह प्रोसीड हो रही है। और स्टोइकियोमेट्री जो डील करता है ना, वो रिएक्टिंग मोल के रेशियो से करता है। वो रिएक्टिंग मोल के रेशियो के बारे में बताता है स्टोइकियोमेट्री, कि साहब अगर नाइट्रोजन, सुन लेना ध्यान से, अगर नाइट्रोजन का 1 रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन के 3 रिएक्ट करेंगे, अमोनिया का 2 बनेगा। जब जब नाइट्रोजन का 1 रिएक्ट करेगा तब तब हाइड्रोजन के 3 रिएक्ट करेंगे और अमोनिया का 2 बनेगा। ये स्टोइकियोमेट्री बनाता है। चलो मैं लिखता हूं यार, मैंने कहा t इक्वल टू 0 टाइम पे मैं नाइट्रोजन के बीकर में कितने लिए, 5, और मैं नाइट्रोजन के 5 लेता हूं और बच्चे से पूछता हूं कि हाइड्रोजन का कितना होगा, तो बच्चा कहता है कि सर हाइड्रोजन का 15। तो यार ये दिमाग में फिट कर लेना कि कभी भी स्टोइकियोमेट्री जो होती है ना, स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो इनिशियल मोल के बारे में नहीं बताता। इनिशियल मोल मेरे ऊपर है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी रखूं। मैं यहाँ पे कितना रख रहा हूं, 10, मैं कितना लिया, 10। अभी रिएक्शन चली नहीं तो अमोनिया कितना होगा, 0। अब कुछ टाइम बीता और 5 सेकंड के बाद मैं जब फिर से रिएक्शन को देखने गया तो हमने देखा कि नाइट्रोजन के 5 में से 2 रिएक्ट कर गए। अब तुम इतने समझदार हो यार, इतना समझ सकते हो कि आपने कहा कि जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो रिएक्टिंग मोल के रेशियो के बारे में बताती है, कि जब जब नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट होगा तब तब हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट होंगे। आज नाइट्रोजन का 2 मोल रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन के कितने जाएंगे, 6, क्योंकि जब इसका 1 जाता है तो इसका 3 जाता है, ये स्टोइकियोमेट्री बता रही है। तो फिर इसका 2 जाएगा तो इसका कितना जाएगा, 6, तो 10 में से 6 चले जाएंगे। और इसका बनेगा कितना, 4, रिलेट कर लो, इसका 1 जाएगा तो इसका 2 बनेगा, तो इसका गया कितना, 2, तो इसका कितना बनेगा, 4। ये हमारे पास क्या है, स्टोइकियोमेट्री। ये उसके बाद आगे चलते हैं। अब रिएक्शन अगर आप देखोगे ना यार, तो आपको रिएक्शन देख के लग रहा होगा कि रिएक्शन के दौरान कुछ डिसअपियर हो रहा है और कुछ अपीयर हो रहा है। अमोनिया अपीयर होता जा रहा है, पहले 0 था फिर 4 हो गया। और हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने थे, 5, बाद में कितने हो गए, 2 चले गए, 3 बचा। हाइड्रोजन पहले कितना था, 10, बाद में 6 चले गए, बचा कितना, 4। तो रिएक्शन के दौरान कुछ डिसअपियर हो रहा है, कुछ अपीयर हो रहा है। इस बेसिस पे हमने रेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को बोला रेट ऑफ डिसअपियरेंस, एक को बोला रेट ऑफ अपीयरेंस। दो फॉर्म में बोल रहा हूं यार, एक हमारे पास क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, एक रेट ऑफ अपीयरेंस। इसको डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरह डिफाइन होता है कि साहब यूनिट टाइम में नाइट्रोजन के कितने मोल डिसअपियर हो गए, चले गए, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। यूनिट टाइम में हाइड्रोजन के कितने मोल डिसअपियर हो गए, वो क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। और यूनिट टाइम में अमोनिया कितना बन गया, वो क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ये डेफिनेशन होती है। चलो तो अपन रेट इंडिविजुअल देखते हैं एक एक करके। चलो मैं लिखता हूं एक एक करके। पहला हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो अपन क्या लिखोगे यार, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो अपन लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन का, अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमारे पास बताओ नाइट्रोजन का पहले कंसंट्रेशन कितना था, 5,
बाद में उसमें से 2 चला गया तो बचा कितना 3, तो अपन क्या लिखेंगे फाइनल 3 बचा है, और इनिशियल कितना था 5 अपॉन टाइम कितना लगा 5 माइनस 0, फाइनल टाइम 5 इनिशियल टाइम 0, तो कितना हो गया 5 माइनस 0 5 के बराबर आ गया। यहां से अपन रेट निकालेंगे तो रेट आ जाएगा -2/5। अब यहां से तुम्हें समझ में आ रहा होगा यार रेट निगेटिव आ गया, और हम जानते हैं यार रेट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, रेट निगेटिव नहीं आ सकता है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे एक साइन पहले से माइनस रख देते हैं, और ये माइनस और ये जो माइनस आया है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। इसी तरह डिसअपियर हाइड्रोजन भी हो रहा है, तो लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, अब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की बात करोगे अपॉन चेंज इन टाइम, ये हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। बताओ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इनिशियल आपने कितना लिया था, तो इनिशियल आपने लिया था 10, कुछ टाइम के बाद उसमें से 6 चला गया तो बचा कितना 4, तो हमारे पास फाइनल कितना 4, इनिशियल लिया कितना था 10, टाइम कितना लगा 5, तो हमारे पास रेट फिर से कितना आ गया -6/5। इसी तरह अमोनिया अपीयर भी हो रहा है, तो क्या लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, इसको अपन क्या लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन अमोनिया का कंसंट्रेशन भाई, और चेंज इन टाइम, बताओ अमोनिया का कंसंट्रेशन इनिशियल कितना था 0, फाइनल कितना है 4, तो क्या लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कितना लगा 5, ये कितना आ जाएगा 4/5। अब आपको समझ में आना चाहिए यार माइनस कहां लगाना है ब्रैकेट कहां लगाना है, माइनस यहां पे लगाया हूं, यहां पे लगाया हूं, यहां पे भी माइनस करेंगे क्योंकि रेट हमारे पास क्या है निगेटिव, लेकिन यहां पे माइनस लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि वो रेट तो पहले से पॉजिटिव आया। अपन कर क्या कर रहे थे, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए तो माइनस लगा रहे थे ना, तो जो पहले से पॉजिटिव आया उसमें कौन सा निगेटिव पॉजिटिव करना है, वो तो पहले से पॉजिटिव है ना, तो इसलिए हमारे पास सबका इंडिविजुअल रेट निकाल के तैयार कर दिया मैंने सबका इंडिविजुअल रेट निकाल के तैयार कर दिया। मैंने नाइट्रोजन का रेट बता दिया कि नाइट्रोजन डिसअपियर हो रहा है तो किस रेट से, हाइड्रोजन डिसअपियर हो रहा है तो किस रेट से, और अमोनिया अगर डिसअपियर हो रहा है तो किस रेट से अपियर हो रहा है, ये सारी की सारी बातें मैंने क्लियर कर दी यार यहां तक। लेकिन अपन याद करो अपन आते ही कहा था अपन ने कि चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे, अपन ये देखेंगे कि रिएक्शन चल रही है तो किस रेट से चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, लेकिन अभी तक अपन ने कहीं भी रिएक्शन के रेट के बारे में बात नहीं की जनाब। अपन ने इंडिविजुअल सब के रेट के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, अमोनिया के, लेकिन अपन ने अभी कहीं भी रिएक्शन के रेट के बारे में नहीं पढ़ा। अब बात आती है कि आखिर किसके रेट को रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाए। नाइट्रोजन का अलग अपना कुछ अपने रेट से डिसअपियर हो रहा है, हाइड्रोजन कुछ अलग रेट से डिसअपियर हो रहा है, अमोनिया कुछ अलग रेट से अपीयर हो रहा है, तो आखिर किसके रेट को रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाए। आप कहते हो किसी एक के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सबका रेट तो अलग अलग आया है ना यार, और अगर सबका रेट अलग अलग है तो किसी के एक के रेट को अपन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोल सकते, चलेगा भाई। तो फिर करा क्या जाए, यहां तक आके अपन फंस चुके थे, समझ में नहीं आ रहा था किया क्या जाए, तो अपन ने एक हाइपोथेटिकल टर्म यूज किया, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि यहां तक आके मैं फंस चुका हूं, तो अपने बेनिफिट के लिए मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन कहता है कि किसी के रेट ऑफ अपीयरेंस को और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को उसके स्टाइकियोमेट्रिक ऑप्शन से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, वही क्या बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। चलो सुनने और कहने से ज्यादा करके देखते हैं, तो हमारे पास आगे चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। ये देखो लिखा गया है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ disappearance and rate of appearance of any of the reactant and product is divided by their respective stoichiometric coefficient। उसके stoichiometric coefficient से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वही हमारे पास क्या बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। चले करके देखते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, टेढ़ा हो गया भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, सबके रेट ऑफ लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पहले लिखता हूं, अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्री 3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्री 2। चलो वही करके देखते हैं क्या आता है। यही तो कहा था कि जब किसी के रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। चलो इसका रेट कितना पड़ा था यार, नाइट्रोजन का रेट कितना आया था
-2/5, माइनस नहीं बोलेंगे यार, क्योंकि माइनस को प्लस बनाने के लिए अपन ने पहले ही माइनस लगा दिया था, तो क्या बोलेंगे 2/5 अपॉन 1, चलेगा। दूसरा, हाइड्रोजन का कितना आया था 6/5 और डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्री 3, इसका कितना आया था 4/5 डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्री 2। जब काटे पीटेंगे तो देख लो सब कट पीट के हमारे पास कितना आ जा रहा है फाइनली 2.5, ये भी आ रहा है, ये भी हमारे पास कितना आ रहा है 2/5 और ये भी हमारे पास कितना आ रहा है 2/5। देख लो सबका रेट बराबर आ गया क्या यार, रेट सबका बराबर आ गया ना। किसके रेट को आप रेट ऑफ रिएक्शन बोलना चाहते हो, हाइड्रोजन के रिएक्शन को, हाइड्रोजन के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन बोलना चाहते हो, बोल दो, क्योंकि जो हाइड्रोजन का है वही तो नाइट्रोजन का है, जो नाइट्रोजन का है वही तो अमोनिया का है। तो अब अपन किसी के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जब रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को उसके स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं, तो जो बन के आता है वही हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। चलेगा भाई, यहां तक एवरेज रेट की बात थी, ये एवरेज रेट। तो हमने एवरेज रेट कंप्लीट कर लिया, अब आगे की तरफ चलते हैं, हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। इसको छाप लीजिए, हमारे पास क्या होता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन। चलेगा, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। अब आगे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है रेट, वो इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि अपन बात करेंगे किसी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये इंस्टेंटेनियस है। चलो अब आगे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब था यार, मैंने समझाया था, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट अपन निकालेंगे। और किसी भी रिएक्शन के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ने के लिए एक मैं छोटा सा लॉ इंट्रोड्यूस करता हूं, जिस लॉ को अपन बोलते हैं रेट लॉ। उससे मिलता जुलता एक लॉ और आपको पढ़ाया जाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है लॉ, रेट लॉ, उसके बारे में मैं बोल देता हूं एक लाइन में, कि कहा जाता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर which may or may not equal to their stoichiometric coefficient। कहने का मकसद है कि साहब जो रेट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसकी जो पावर होती है ना, वो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है। यही हमारे पास क्या होता है, रेट लॉ। यही हमारे पास क्या है, रेट लॉ। लेकिन जब पावर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो जाती है ना, तो फिर यही रेट लॉ को अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब कहने का मकसद है कि रेट लॉ जो है ना, वो जनरल लॉ है, लेकिन जब पावर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो जाती है, तो इसी रेट लॉ को अपन क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो उसी के बारे में बात की गई है, लिखा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant raised to some power which may or may not equal to their stoichiometric coefficient। ये हमारे पास, तो चलो लिखते हैं यहां से एक करके। हमारे पास एक रिएक्शन लिखी है, देखो अप्रोच हमारे पास क्या होने वाली है, अप्रोच हमारे पास यही होने वाली है। जब अपन ने एवरेज रेट पढ़ा था ना, तो वहां पे अपन ने क्या किया था कि सबसे पहले रिएक्शन लिखी थी, और उसके बाद फिर रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकाला था स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके। सबसे पहले क्या किया था, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकाला था, फिर उसकी हेल्प से अपन ने स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया था। यहां पे अप्रोच मेरी बिल्कुल उल्टी होगी यार। यहां पे सबसे पहला अपन क्या करेंगे, बिल्कुल उल्टा होगा, यहां पे उल्टा करने वाले हैं। सबसे पहले रिएक्शन लिखूंगा, और रिएक्शन लिखने के बाद रिएक्शन देखते हुए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करके, और उसकी हेल्प से अपन रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे। चलो मैं एक एक करके दिखाता हूं। सबसे पहले अपन लिख देते हैं यार, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर which may or may not equal to their stoichiometric option। अगर मैं stoichiometric option के बराबर बोलता तो 2 और 3 लगा देता, लेकिन बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं x और y की बात करूंगा। यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो रेट हमारे पास बन के आ जाएगा, रेट r इज इक्वल टू k a की पावर x और b की पावर y। ये हमारे पास जो k लगाया है वो कांस्टेंट है, उनको अपन क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ये हमारे पास बन के आ गया रेट इक्वेशन। ये हमारे पास, अब इसमें 3 अननोन होते हैं, यही 3 आपको फाइंड करने होते हैं। इन्हीं के बारे में जनरली आपसे पूछा जाता है, एक K1 K2 रेशियो बताइए, 2 रिएक्शन देके, या तो फिर अपन x से पूछा जाता है। ये हमारे पास x और y क्या है, ये ऑर्डर है, इनको ऑर्डर बोलते हैं अपन। जब x a की पावर x लगाते हो तो इनको बोला जाता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, और जब b की पावर y लगाते हैं तो इनको बोला जाता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y। और अगर ओवरऑल रिएक्शन के ऑर्डर की बात करेंगे तो x प्लस y। तो मैं एक एक करके लिख देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास जो k है, ये हमारे पास जो k है वो हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट। वो हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट। और दूसरा हमारे पास k जो है, x हमारे पास क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू
ए, और वाई हमारे पास क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, और x प्लस वाई ये दोनों मिला के हमारे पास क्या है, ओवरऑल ऑर्डर, ये हमारे पास। तो यही अपन इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास x और y क्या है, इनके बारे में चर्चा करनी होती है। पहले चलो मैं एक एक करके रेट निकाल देता हूँ यार। एक रिएक्शन लिखी है, इसी में सबसे पहले मैं रेट निकाल रहा हूँ। सबसे पहले अपीयरेंस की बात करूंगा, ए के डिसअपीयरेंस की बात करूंगा। तो मैंने तुमसे कहा था यार कि सबसे पहले अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, और तुम इतने इतने समझदार हो। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि जब डिसअपीयरेंस को या अपीयरेंस को उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दी, तो अपन ए के लिए लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2। ये रेट को मैं अपन ऐसे भी लिख सकता हूं यार, चेंज इन कंसंट्रेशन डीए अपॉन डीटी, और रिएक्टेंट है तो आगे माइनस साइन लगाना होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है पॉजिटिव बनाने के लिए, अपॉन 2। जब यहां से 2 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डीए अपॉन डीटी। एक मिनट यार, नीचे लिख देता हूं। इधर जब अपन डीए अपॉन डीटी लिखेंगे, डीए अपॉन डीटी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2r। r की जगह चिपका दो रेट इक्वेशन, 2 ये रहा, r की जगह हम लिख सकते हैं k, a की पावर x और b की पावर y, ये हमने निकाल दिया। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो देखो ना, वही तो किया, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया, फिर 2 को इधर लेके जाके क्या लिख दिया, डी अपॉन डी टी इक्वल टू 2r, और r की जगह हमने रेट जो निकाला था के, a की पावर x b की पावर y रख दिया। ये हमारे पास क्या गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। चलो मैं एक और निकाल के दिखा देता हूं, फिर आगे चलता हूं यार। चलो दूसरा हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी निकालते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेट, क्या लिखोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी अपॉन स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट कितना है, 5 के बराबर। चलो ये रहा हमारे पास रेट, और डिस अपीयरेंस को कैसे लिखते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसको प्लस में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का तो बढ़ेगा, तो इसको निकालेंगे तो हमारे पास dd अपॉन dt कितना आ जाएगा, 5r के बराबर। यहां r की वैल्यू चिपका दो तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 5 के a की पावर x और b की पावर y। ये हमारे पास दोनों बन के तैयार हो गए, देख लो। तो ये सिंपल सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, इंस्टैंटेनियस रेट। और इसमें k1 k के बीच में रिलेशन पूछता है, और हमारे पास साथ साथ में आपसे ऑर्डर फाइंड कराना होता है कि ऑर्डर हमारे पास बताओ x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, तो उनके बारे में पूछा जाता है। तो अब आते हैं, ये इंस्टैंटेनियस रेट था, रेट मैंने डिफाइन कर दिया था कि इंस्टैंटेनियस रेट हमारे पास क्या है, उसमें हमने रेट ला आपको बता दिया था, और कैसे निकलता है वो की बात कर ली थी। अब आगे चलते हैं हमारे पास। अब क्या होता है ना यार, कुछ अपन को एक्सपेरिमेंटल डाटा दिए जाते हैं एग्जाम में, अपन को कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा दिए जाते हैं, और उस डाटा पे आपको कमेंट करना होता है देख के कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, और ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास कुछ लिखा है, एडिंग डाली गई है, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो यार, या तो फिर लिख लो, जो भी समझ में आए। अपन आगे चल रहे हैं फिलहाल, तो ये लिख लेना, जरूरत लगेगी, अगर आपको लगेगा कि हाँ की जरूरत है इसकी तो लिख लेना, अदरवाइज चलते हैं आगे। दूसरा हमारे पास देखो, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर का मतलब तुम्हें समझा दिया था यार कि कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा दिए जाएंगे और उससे आपको एक्स और वाई बताना होगा। तो मैं डाटा लिख रहा हूं यार। सबसे पहले हमने लिखा कंसंट्रेशन ए का, फिर हमने लिखा कंसंट्रेशन बी का, और फिर हमने लिखा रेट। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं। चलो मैं एक एक करके देता हूं। एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट, पहला इसका रेट हमारे कंसंट्रेशन 0.1, इसका कंसंट्रेशन 0.1, रेट हमारे पास कितना है 2 × 10 की पावर -2। दूसरा एक्सपेरिमेंट सेकंड, ये हमारे पास कितना है 0.1, ये हमारे पास कितना है कंसंट्रेशन 0.2, रेट हमारे पास कितना है 4 × 10 की पावर -2। तीसरा एक्सपेरिमेंटल डाटा थर्ड, ये हमारे पास कितना है 0.2, ये हमारे पास कितना है 0.2, रेट हमारे पास कितना है 16 × 10 की पावर ये कुछ डाटा होते हैं और इस डाटा पे अपन को कमेंट करना होता है कि एक्स और वाई के वैल्यू बताओ कि हमारे पास ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा। तो देखो अपनी अप्रोच क्या है यार, एनालिटिकल में बता रहा हूं, मैथमेटिकल भी ये कैलकुलेट कराया जाता है, लेकिन अपन को 26 जनवरी 15 अगस्त में इनाम नहीं चाहिए यार, अपन को तो जल्दी आंसर निकालना है ना। तो बस आंसर निकालने के लिए अपन जुगाड़ देखते हैं कैसे निकालते हैं।
तो तरीका सीखना, मैं कहूंगा कि जब अपन ए की बात करेंगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करेंगे, तो अपन वो एक्सपेरिमेंट चूज करेंगे, वो दो एक्सपेरिमेंट चूज करेंगे जिसमें बी का कंसंट्रेशन सेम हो, मतलब बी का इफेक्ट नलीफाई हो रहा होगा। कंसंट्रेशन सेम करने का मतलब है बी का इफेक्ट नलीफाई हो रहा होगा, रेट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ये हमारे पास कहने का मतलब है, मतलब सीधा सीधा है यार कि अगर जब भी आप एक्स निकालोगे ना, तो आपको दो वो एक्सपेरिमेंट लेने हैं जिसमें बी का कंसंट्रेशन सेम है। बी के डाटा को अपन देखेंगे नहीं, जो भी दिया होगा उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट लेना है जिसमें बी का कंसंट्रेशन सेम हो। तो हमने कहा कि बी के कौन से दो एक्सपेरिमेंट में बी का कंसंट्रेशन सेम दिख रहा है, तो दूसरे और तीसरे एक्सपेरिमेंट में बी का कंसंट्रेशन दिख रहा है। अब इसको देख लो, बस भूल जाओ बी के, अब बी के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा यार। अब आते हैं, चलते हैं, अपन निकालना है ए के बारे में ना, तो जिसका निकालना है उसी के डाटा को देखेंगे। तो यहां से यहां चले और यहां से यहां चला हमने, तो देखा कि कंसंट्रेशन कितना हुआ, डबल। अगर कंसंट्रेशन डबल हुआ तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट भी कितना होना चाहिए था, डबल की पावर एक्स, मतलब 2 की पावर एक्स। लेकिन जब यहां से यहां हम गए तो एक्चुअल में हमने देखा कि रेट हुआ कितना, 4 टाइम हुआ, कितना 4 टाइम। होना कितना चाहिए था, 2 की पावर x टाइम, हुआ कितना 4 टाइम। तो बताओ x की वैल्यू क्या लगा दे कि हमारे पास 4 आ जाए, तो 2 की पावर x 2 लगा दोगे 4 आ जाएगा ना। ये देख लो हमने x कैलकुलेट कर दिया। चले इसी तरह दूसरा आ जाओ, आगे चलते हैं। दूसरा फिर से हमारे पास अगर हमें b निकालना है ना यार, तो वो मैं एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा जिसमें a का कंसंट्रेशन सेम होगा, मतलब a का कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब a का इफेक्ट नलीफाई करना है आपको। तो साहब पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपको दिख रहा है कि a का कंसंट्रेशन सेम है। अब आ जाओ, अगर यहां से यहां चलते हैं अपन, यहां से यहां, तो कंसंट्रेशन कितना हुआ, डबल, 0.1 से 0.2 डबल हुआ ना। तो साहब रेट भी कितना होना चाहिए था, 2 की पावर y टाइम होना चाहिए था। अगर डबल हुआ तो डबल की पावर y होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। लेकिन जब हमने रेट को देखा तो रेट कितना हुआ, 2 से 4, कितना हुआ, 2 से 4, मतलब 2 टाइम। होना कितना चाहिए था, 2 की पावर y टाइम, लेकिन हुआ एक्चुअल में कितना, 2 टाइम। तो बताओ y की वैल्यू कितना लगाएं, 1 लगा दो ना, 2 की पावर 1 2 के बराबर आता है। ये देखो कैलकुलेट कर दिया। ये हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा देके आपसे पूछा होता है। अब आपसे मैं पूछ लूं कि ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, अभी भी लिखा था x प्लस वाई, एक्स हमारे पास कितना है 2, वाई कितना है 1, ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा 3। चलेगा ये। और नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यार, अभी 23 में पूछा गया था, एक रेट इक्वेशन लिखा था, उसमें a की पावर लगाई थी -12 और b की पावर लगाई थी 3/2, और उसमें पूछा गया था बताओ ओवरऑल ऑर्डर, जो भी दिया था 4 ऑप्शन दिया था, उसमें हमारे पास सबका लिखा हुआ था, और पूछा गया था ओवरऑल ऑर्डर 1 के बराबर कहां है, तो आप x प्लस वाई कर दो, जोड़ दो, जहां पे 1 आ रहा होगा वही हमारे पास क्या होगा सही। चले ये हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर की बात करते हैं। तो जो भी वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं यार, 2 क्वेश्चन ऐसे दिए गए थे, तो अपन कुछ नहीं करना होता है, एक्स और वाई लिखना होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में जो जो दिए गए थे, एक का दिया था 1/2, 1 -1/2, 3/2 ऐसे करके दिया था, तो जोड़ दीजिए, जहां एक्स और वाई की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, वही हमारे पास क्या होगा। तो ये हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा देकर आपसे रेट के बारे में पूछा होता है, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट भी हो गया और इसके बारे में अपन ने बात कर ली। अब आगे अपन चलते हैं और आगे हमारे पास देखते हैं कौन सा टॉपिक अगला है हमारा। चलो अब मॉलिक्यूलरिटी की बात की जाती है। अब मैं मॉलिक्यूलरिटी पे आता हूं। मॉलिक्यूलरिटी को जो डिफाइन किया जाता है ना, वो कुछ इस अंदाज में डिफाइन किया जाता है कि साहब पहले बता दूं, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है सिंगल स्टेप के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस होती है यार, ये एनसीईआरटी लिखी है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हो, इंडिविजुअल स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हो। तो ये डिफाइंड होती है सिंगल स्टेप के लिए। कहा जाता है कि एट अ टाइम कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, वही रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। जितने मॉलिक्यूल, जितने आयंस, जितने एटम्स आपस में कोलाइड करके एट अ टाइम प्रोडक्ट बना रहे होंगे, वही उसकी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी होगी। कहा जाता है कि एट अ टाइम या तो एक मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सकता है, या तो 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सकता है, या तो 3 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सकता है। लेकिन साइमल्टेनियसली एक साथ साथ मोर देन 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोलिजन इनइफेक्टिव हो जाता है, प्रोडक्ट नहीं बनता। तो कहा जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं है। इसी बेसिस पे रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर। ये हमारे पास। तो एट अ टाइम कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर एट अ पर्टिकुलर टाइम, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। चलेगा, ये मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो अब आगे चलते हैं, अपन रिएक्शन को क्लासिफाई किए हैं टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म।
मॉलिक्युलरिटी, ये मॉलिक्युलरिटी है भाई, मॉलिक्युलरिटी देख लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे आगे चलते हैं अपन टॉपिक में, टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के बेसिस पे रिएक्शन को दो टाइप में हमने डिवाइड किया है, एक सिंगल स्टेप है और एक हमारे पास क्या है, एक सिंगल स्टेप है और एक हमारे पास क्या है, मल्टी स्टेप। चल तो लिखा गया है सिंगल स्टेप, दोज रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। उनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई रिएक्शन अगर एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है तो उसको अपन क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ए और बी से कोलाइड कर रहा है और कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है सी और डी। ये हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, सिंगल स्टेप। चलो मैं कुछ बातें और लिखता हूं। अगर मैं रेट इक्वेशन लिखूं तो R इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 1। ये कहा जाता है कि जब रिएक्शन सिंगल स्टेप होती है ना, तो पावर हमेशा स्टाइकियोमेट्री के बराबर आती है। अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप है ना, तो पावर हमेशा क्या आएगी, स्टाइकियोमेट्री के बराबर आएगी। लेकिन अगर रिएक्शन मल्टी स्टेप है ना, तो जरूरी नहीं यार पावर स्टाइकियोमेट्री को बराबर आ जाए, हो सकता है बराबर आ भी जाए, हो सकता है बराबर ना भी जाए। तो ये मैंने रेट इक्वेशन लिखा तुम्हारे सामने, और रेट इक्वेशन लिख के हमने लिखा ए की पावर 1 बी की पावर 1। ए की पावर 1 बी की पावर 1 का मतलब है कि साहब ये रिएक्शन हमारे पास जो है ना, वो रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, सिंगल स्टेप। और सिंगल स्टेप पे हमेशा जो पावर होती है वो स्टाइकियोमेट्री के बराबर आती है, तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब चलो मैं एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले एक एक पॉइंट, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर की बात करें तो कितना है, 1। दूसरा, अगर मैं बात करूं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर की बात करूं तो वो कितना है, 2। अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं, ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर जो हमारे पास है वो कितना है, x1 और y भी 1। मतलब हमारे पास ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जब लिखते हो, x लिखते हो, तो 2 हमारे पास 1 प्लस 1 मिलकर कितना हो जाएगा। मॉलिक्युलरिटी एट अ टाइम कितने मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं, वही मॉलिक्युलरिटी है, तो 1 और 2। तो हमारे पास मॉलिक्युलरिटी कितनी आ रही है, 2। मॉलिक्युलरिटी 2। यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, कहा जाता है कि अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप है ना, तो ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर आता है, लेकिन नॉट जनरल, हमेशा ऐसा नहीं होता, नॉट ऑलवेज। ये हमेशा बात नहीं है यार, इसका एक एक्सेप्शन आता है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, इसके बाद ही भी बता दूंगा यार। तो जब भी सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ना, जनरली ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। ये ऐसा हमेशा नहीं होता यार, इसका एक एक्सेप्शन है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अभी थोड़ी देर बाद उसको पढ़ा दूंगा। तो पहला पॉइंट क्लियर कर लेना कि जनरली ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर होता है सिंगल स्टेप पे। हाँ देख लो, दूसरा पॉइंट और क्लियर कर दूं कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करते हुए एक समय दिख गए, एक समय है 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करते हुए दिख गए, तो रिएक्शन हमेशा मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी। लेकिन अगर 3 या 3 से कम मॉलिक्यूल हैं, तो फिर आप कमेंट नहीं कर सकते हो कि वो सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है। आप देख के नहीं बता सकते हो कि 3 से कम है तो हमेशा सिंगल स्टेप होगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है यार, वो सिंगल भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा है तो वो फिर हमेशा क्या होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट और यहां पे बोला जाता है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं बोल दे रहा हूं कि साहब जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है ना, वो कभी भी सिंगल स्टेप नहीं हो सकती। इसके बारे में अपन जीरो ऑर्डर में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं बोल दे रहा हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी सिंगल स्टेप नहीं होगी, क्योंकि वहां पे जो मॉलिक्युलरिटी होती है ऑर्डर के बराबर नहीं होती है। मॉलिक्युलरिटी वहां पे पावर कितना लगाते हैं, 0, और हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, 0। और कोई एक मॉलिक्यूल तो कोलाइड करेगा ना यार, एट अ टाइम कोई एक मॉलिक्यूल तो कोलाइड करेगा, नहीं तो फिर मॉलिक्युलरिटी कैसे, रिएक्शन कैसे होगी, अगर कोई एक मॉलिक्यूल ही नहीं रहा कोलाइड करने के लिए। तो हमारे पास जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती यार, वो हमेशा क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कुछ सिंगल रिएक्टेंट के बारे में बात थी कि साहब ये हमने सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन की बात की। अब आगे चलते हैं, दूसरी हमारे पास रिएक्शन आती है। हाँ, और सिंगल स्टेप में याद रखना कि सिंगल स्टेप में रेट इक्वेशन लिखना बड़ा आसान होता है यार। R इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 1 है, जो स्टाइकियोमेट्री है वही उसकी पावर आती है, लगा दो, सिंपल सा अपन लिख दिए, कोई तामझाम नहीं करना है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास जो आती है ना, वो मल्टी स्टेप रिएक्शन आती है। वो हमारे पास क्या आती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ये तुम्हारे सामने लिखा है, मल्टी स्टेप रिएक्शन का मतलब है हमारे पास फॉर जो रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही होंगी, उनको अपन क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेप रिएक्शन। वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, और मल्टी स्टेप रिएक्शन का मतलब है जो
टू या मोर देन टू स्टेप में कंप्लीट हो, उन रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। आपके सामने एक रिएक्शन हमने लिखी है और रिएक्शन हमारे पास 2a a plus 2b gives d, ये हमारे पास, और उसके साथ साथ में हमने मैकेनिज्म भी लिखा है कि रिएक्शन जो चल रही है ना बहुत सारे स्टेप में चल रही है, एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट हो रही है। देखो ऊपर जो और पॉइंट लिखा है ना, वो पॉइंट लिखा है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इज डिफाइंड बट ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज मीनिंगलेस। ये एनसीईआरटी के पॉइंट निकाल के मैंने चिपकाया है। एनसीईआरटी कहती है कि साहब अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है ना तो आप मल्टी स्टेप रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस होता है, लेकिन हाँ अगर इंडिविजुअल स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करना है तो डिफाइन कर लीजिए। ये स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन है, इसकी डिफाइन है, इसकी डिफाइन है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन जो है ना उसकी मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस होती है। और ये होता इसलिए है ना क्योंकि अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो एट अ टाइम कौन किसके साथ कोलाइड कर रहे हैं आप इसका अंदाजा लगा ही नहीं सकते हो। आपने मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन क्या किया था कि एट अ टाइम कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वही क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना तो कौन किसके साथ कोलाइड कर रहा है एट अ टाइम आप बता नहीं सकते हो, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं की जाती यार किसमें, मल्टी स्टेप। इंडिविजुअल स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन है, यहां पे आप मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो कि इसकी इंडिविजुअल स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूं यार कि अगर आपसे एग्जामिनर आपके गले पे लात रख ही दे कि नहीं भाई आप तो बताओ, आपको मॉलिक्यूलरिटी बतानी है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो फिर मैं यही बोलूंगा कि जो स्लो स्टेप होगा ना, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये वाला, यही की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी ना ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। लेकिन पहले ऑप्शन में ढूंढ लेना यार, अगर हमारे पास ऐसे कुछ दिया जाता है ना स्टेटमेंट बना के कि हमारे पास मीनिंगलेस है या फिर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है तो वो सही हो गया, लेकिन अगर हमारे पास नहीं है ऑप्शन तो फिर जो स्लो स्टेप होगी ना उसी की मॉलिक्यूलरिटी ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। चलेगा। अब यहाँ पे जो आता है ना वो रेट इक्वेशन लिखना आता है, रेट लिखना आता है मुश्किल, वहां पे तो अपन ने सिंपल सा लिख दिया था यार कि रेट इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे, तो r इज इक्वल टू के a की पावर 1 b की पावर 1, पावर स्टाइकियोमेट्रिक ऑप्शन के बराबर होती है, वो लिख के अपन निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पावर स्टाइकियोमेट्रिक ऑप्शन के बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं हो सकती है, तो फिर यहाँ पे अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने का, रेट इक्वेशन बनाने का, वो बताता हूँ यार। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करेंगे, जो मैकेनिज्म दी होगी ना उस मैकेनिज्म में जो स्लोवेस्ट स्टेप होगी आरडीएस होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसके अकॉर्डिंग रेट इक्वेशन लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम, देखिएगा फ्रॉम स्लोवेस्ट स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप। चलो स्लोवेस्ट स्टेप हमारे पास कौन सी है, इसी के लिए रेट इक्वेशन लिखते हैं, R इज इक्वल टू के, हमारे पास कौन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कौन है X, और हमारे पास कौन है B, ये हमारे पास क्या है X और B, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब अपन रेट इक्वेशन को देखो और अपनी रिएक्शन को देखो, जो हमारे पास रिएक्शन दी गई थी उसमें कहीं X है क्या, नहीं, लेकिन रेट इक्वेशन जो आपने लिखा है ना उसमें X आ रहा है, इसका मतलब है कि जो अपने रिएक्शन में कहीं नहीं दिख रहा है लेकिन रेट इक्वेशन में आ जा रहा है, वो हमारे पास क्या होता है इंटरमीडिएट, वो हमारे पास क्या होता है इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट को अपन रिप्लेस करना होता है यार, ये इंटरमीडिएट कहने का मतलब है जो रिएक्शन के अंदर ही बना हो और रिएक्शन के अंदर ही क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो, रिएक्शन के अंदर ही बना हो उसी के अंदर खत्म हो गया, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं तो दिख जाता ना, अगर वो होता तो आपको कहीं ना कहीं तो दिखता, इसका मतलब एक्स रिएक्शन के दौरान ही बना उसी के दौरान ही खत्म हो गया, उसी का अपन क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो अपन रेट इक्वेशन में एक इंटरमीडिएट फंस चुका है यार, अब इस इंटरमीडिएट को अपन रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेस करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो देखना दूसरा, चलते हैं इसी स्टेप में आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आएगा रिप्लेस इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को रिप्लेस करेंगे। अब इंटरमीडिएट को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एक रिएक्शन आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दी होगी, रिवर्सिबल का मतलब है कि जो दोनों डायरेक्शन में चल रही हो, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, ऐसे जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी ना उसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए, और इक्विलिब्रियम आप कांस्टेंट आपको लिखना आता है यार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है इसके लिए लिखते हैं, तो क्या लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब अगर यहां से अपन x फाइंड करेंगे तो x जो हमारे पास निकल के आएगा वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन निकल के आएगा, इसी को लेके जाइए और यहां पे फिर से चिपका देते हैं और थोड़ा सा अपने रेट इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा आर के, ये तो रहा, x की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B, ये लिख देता हूं, के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन
और आगे हमारे पास और कौन लगा है, बी लगा हुआ है, तो ये हमने लगा दिया। अब ये हमारे पास दो कांस्टेंट है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक के कांस्टेंट। इन दोनों कांस्टेंट को पकड़ के अपन एक नया कांस्टेंट बना देते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं के डैश से। और ये हमारे पास क्या है, ए, तो इधर लिख दिया हमने ए। और ये हमारे पास क्या है, बी और बी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बी का स्क्वायर। ये देख लो, ये हमारे पास क्या बन गया, रेट इक्वेशन। इसलिए अब इतना तामझाम करने के बाद बच्चा फिर कहता सर इतना काहे के लिए तामझाम किया, वो तो हमें पहले से दिख रहा था कि साहब ए की स्टाइकियोमेट्री कितना है 1 और बी का स्टाइकियोमेट्री कितना है 2। तो तुक्का लगा के बच्चे आ जाते हैं कि साहब स्टाइकियोमेट्री से रिलेट करके। तो साहब तुक्केबाजी अच्छी नहीं होती, ठीक है, तुक्का हर जगह काम नहीं करता, कभी कभी गलत भी हो जाता है, हानिकारक भी होता है। तो तुक्का मैं बार बार बोला हूं यार, बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, तुम्हारी किस्मत हो सकता है ऐसे सेट की करके दिया हो स्टाइकियोमेट्री के हमारे पास बराबर ही आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। तो अप्रोच ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है यार, कोई 2 मरतबा करोगे हाथ चलने लगेगा तो अपने आप बन जाते हैं 2 मिनट में। तो ये हमारे पास निकाले यहाँ से, ये बन के आ गया। तो इस तरह अप्रोच होती है, इस तरह अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन किया, और हमारे पास मल्टी स्टेप में अपन रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में हमने बता दी। चलिए भाई पॉज करो और स्क्रीन शॉट ले लो भाई इसका, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हमने कुछ और बातें कर ली, अब आप आगे चलते हैं और हमारे पास देखते हैं दुनिया में और बहुत कुछ है भाई। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ना कॉन्सेप्ट, वो आता है स्यूडो ऑर्डर का। वो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है, स्यूडो ऑर्डर का। ये अभी अभी तुम्हें एलिमेंट्री पढ़ा रहा था ना, तो उसका इसका जिक्र किया था स्यूडो ऑर्डर का। स्यूडो ऑर्डर बता दो पहले क्या होता है, सुन लेना ध्यान से। कहा जाता है कि रिएक्शन के दौरान अगर हम एक रिएक्टेंट को, किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं ना, तो रेट पे से उसका इफेक्ट धीरे धीरे नलीफाई होने लगता है। मेरा कहने का मकसद है भाई कि अगर किसी एक रिएक्टेंट को आप एक्सेस में लोगे ना, तो उसके कंसंट्रेशन में कितना भी छेड़छाड़ कर दो, कितना भी हेर फेर बदलाव कर दो, लेकिन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुमने वहां पे कहा था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज करोगे तो रेट चेंज होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं साहब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन वो ऑर्डर होती है जहां पे किसी एक रिएक्टेंट को, अगर जिस रिएक्टेंट को आप एक्सेस में ले रहे हो उसमें कितना भी चेंज कर दो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे सोचने के 2 पहलू हैं यार, बच्चा सोच लेता समझ जाता है सर अच्छा मतलब समझ में आ गया रेट, और जैसे क्वेश्चन आता है ना चिपका के चलाता है रेट इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो शांत सुन लेना, मैं 2 पॉइंट बोलूंगा, दोनों को एकदम कान खोल के सुन लेना साहब। चलो मैं पहले बता देता हूं यहाँ पे लिखा जो गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन चलते हैं। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्लियर कर दिया हूं यार, कि किसी एक रिएक्टेंट को अपन एक्सेस में लेंगे तो रेट पे से उसका इफेक्ट धीरे धीरे नलीफाई हो जाता है। यही हमारे पास क्या होता है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मैं और बोलूं यार, मैं कहूं कि साहब समुद्र भर के पानी है तुम्हारे पास, अगर समुद्र भर के पानी है तो उसमें 2-4 लोटा पानी लेकर आके डाल दोगे तो क्या बाढ़ आ जाएगी क्या, ऐसा कुछ होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है ना। तो इतना ज्यादा अमाउंट में पानी था कि उसमें अगर थोड़ा भी चेंज कर दोगे ना तो कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं हुआ, और जब कोई चेंज नहीं हुआ तो फिर रेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कहा जाता है कि रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखा गया है those elementary reaction whose molecularity is greater than 1 but orders comes out to be 1 by taking one of the reactant is in excess। जब हम किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं तो वही क्या होता है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसका एग्जांपल लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, दूसरा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। चलो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हो, पानी के साथ रिएक्शन C2H5, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, और ये हमने क्या रखा एक्सेस में, और एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन करा रहे हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 COOH, और साथ में हमारे पास C2H5, ये हमारे पास। चलो रेट लिखता हूं मैं, रेट हमारे पास क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH3 COO C2H5, और साथ में हमारे पास H2। अब मैं तुम्हें बोला हूं कि H2O को तुमने एक्सेस में लिया है, बताओ अगर H2O के कंसंट्रेशन में कोई चेंज कर दोगे, तो अगर पानी थोड़ा सा बाहर से लाके ऐड कर दोगे या निकाल दोगे तो कोई चेंज रहेगा क्या, कोई चेंज नहीं होगा ना यार, कोई कंसिडरेबल चेंज हुआ नहीं, क्योंकि हमारे पास वाटर पहले ही से लार्ज अमाउंट में था। तो हमारे पास वाटर के कंसंट्रेशन को मैं क्या मानता हुआ चल रहा हूँ, कांस्टेंट मानता हुआ चल रहा हूँ। वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, वो हम क्या मानते हुए चल रहे हैं, कांस्टेंट मानते हुए चल रहे हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद एक नया कांस्टेंट लिखता हूं और उसको रिप्रेजेंट करता हूं फिर से के डैश, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, के डैश से। आगे क्या बचा CH3 COO C2H5। देखिए ऑर्डर कितना है रिएक्शन का 1, और मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास कितना है 2, तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर नहीं आता। वही पॉइंट यहां पे लिखा गया था कि साहब
those elementary reaction whose molecularity is greater than 1 but order comes out to be 1 by taking one of the reactant is in excess। तो ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी बराबर नहीं होता, ये हमारे पास क्या होता है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। ये हमारे पास दोनों कांस्टेंट को, वाटर के कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट बना दिया है और उसको के डैश लिख दिया है, और इधर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और पावर कितना है, 1 के बराबर। तो एलिमेंट्री होने के बावजूद भी ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर नहीं आता, इसलिए वहां पर सिंगल में हमने बोला था कि साहब जनरली ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के तो बराबर आता है लेकिन नॉट ऑलवेज। तो देख लो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा होगा ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर नहीं है। तो दो एग्जांपल है, एग्जांपल को याद रखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, और साथ साथ में हमारे पास क्या है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो ये हमारे पास मोटी मोटी बातें मैंने सारी की सारी बता दी। अब अगर तुम्हें वो स्टाइकियोमेट्री वाला खेल पता है ना, तो अपन देखो अभी क्वेश्चन आराम से ऐसे ऐसे होंगे, सिंपल सिंपल से। तो चलो क्वेश्चन दिखा देते हैं, नीट में आया हुआ। देखो ये हमारे पास क्या है, नीट 2019 का, ये हमारे पास क्या है, नीट 2019 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास, फॉर द रिएक्शन, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3 for the correct order is। तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखोगे, नाइट्रोजन के लिए लिख लेते हैं, एक साथ सबको मैच कराएंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन किसमें, नाइट्रोजन, अपॉन चेंज इन टाइम, और रिएक्टेंट है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। इज इक्वल टू क्या लिखें, -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, हाइड्रोजन का, अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि बराबर इक्वेट तभी करते हो जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, मतलब स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करते हो, इसलिए मैं स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करके रेट को बराबर लिख रहा हूं यार, ऐसे नहीं लिख रहा हूं। तो स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड किया हूं तब बराबर लिख रहा हूं, इज इक्वल टू। तीसरा हमारे पास क्या है, अमोनिया, क्या है, 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, अमोनिया का, अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमने रेट इक्वेशन लिख दी। अब हमारे पास मैच करा लो इसी में से ऑप्शन। देख लो हमारे पास पहला क्या दिया है, 3DH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 2DNH3 अपॉन, गलत है यार, देख लो हमारे पास दोनों सिंपल सिंपल सा दिख रहा है, गलत है। तो हमारे पास दूसरा आ जाओ, 1/3 DH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 DNH3, और वो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, माइनस नहीं लगाते यार। तो हमारे पास पहले से, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो पहले से प्लस नहीं है वहां पे। तीसरा आ जाओ, क्या लिखा है, DN2 अपॉन dt इज इक्वल टू 2DNH3 अपॉन dt, डी नहीं 1/2 लगाते हैं यार वो भी। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन देखो क्या लिखा है, DN2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 DNH3 अपॉन dt, इक्वेट कर लो। ये हमारे पास है -DN2 अपॉन dt, और ये हमारे पास क्या है, 1/2 DNH3 अपॉन dt। तो सिंपल सिंपल सा आते हैं यार क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, वो आपको करके बताना होता है। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा, फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives 3C plus D, which of the following does not express the reaction rate। कहा जा रहा है कौन सही नहीं है। पहला क्या लिखा है, -1/2 DA अपॉन dt, सही है, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड भी किया है, माइनस भी लगाया है, रिएक्टेंट है, और स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड भी किया है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आगे दूसरा लिखा है 1/3 DC अपॉन dt। देखो DC अपॉन डी, 1/3 तुमने ठीक लिखा है, लेकिन जो माइनस साइन लगाया है वो माइनस साइन नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यही बार ऑप्शन सही होगा। ठीक, दूसरा भी सही है, dB अपॉन dt, ठीक है, स्टाइकियोमेट्री 1 है, माइनस भी साइन लगाया है। तीसरा DD अपॉन dt, स्टाइकियोमेट्री 1 से प्लस में लिखा, सही होगा। तो ये हमारे पास यही गलत है। तो दो क्वेश्चन, ये 20 का 19 का, और वो हमारे पास 6 का। चलो आगे और देखते हैं, ये तुम्हारे सामने दूसरा लिखा हुआ है, चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। लिखा गया, फॉर द रिएक्शन N2O2 gives 2NO2 plus half O2, the value of rate of disappearance of N2O5 is given as 6.25 into 10 की पावर -3, the rate of formation of NO2 and O2, मतलब सीधा सीधा यार, रेट ऑफ अपीयरेंस दिया, डिसअपीयरेंस N2O5 का दिया है, और NO2 और O2 का पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सिंपल सा रिएक्शन, अगर स्टाइकियोमेट्री से रिलेट करते हो तब पर भी आ जाएगा, और अगर स्टाइकियोमेट्री से नहीं रिलेट करते हो, अपने फार्मूले से लगाते हो तब पर भी आ जाएगा। चलो कैसे लगाओगे, तो अपन कहेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इक्वेट कब करते हो, जब स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करते हो। तो इसकी स्टाइकियोमेट्री कितनी है, 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, स्टाइकियोमेट्री कितनी है, ये दिया गया आपको, कितना दिया है, 6.25 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 1, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 आपको निकालना है, अपॉन 2 को इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, हमारे पास कितना आ जाएगा, 12।
ये 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 12.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ऑप्शन ढूंढो, कोई दिख रहा है? 12.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है, ये 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है। 12 आया था, 10 की पावर माइनस इधर -1 कम किए, तो इधर से हमारे पास क्या कर दिए, इधर बढ़ा दिए, तो इधर माइनस कम कर दिए। अरे ये लिखा है यार, आया आंसर कितना है? 12.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2। एक आंसर मिल गया, पहला आंसर हमारे पास मिल गया। और इसको तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना यार, काहे इतना तामझाम करना, अपन तो देख ही के बता सकते थे कि साहब अगर इसका 1 जाता है तो इसका 2 बनेगा, तो इसका कितना जाएगा? अगर इसका 6.25 जाएगा तो इसका कितना बनेगा? 12.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और उधर से हमारे पास 1.2 वाला ऑप्शन ढूंढ लो, यही है। अब इधर से भी रिलेट कर लो कि अगर इसका 1 जाता है तो इसका कितना बनता है? आधा, इसका आधा बनता है, तो फिर इसका 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जाएगा, तो इसका कितना बनेगा? 3.125 आधा। देख लो 3.125 कहाँ है? 10 की पावर माइनस 3। ये पहला ऑप्शन, सॉरी दूसरा ऑप्शन। ये देखो, नहीं करना चाहते हो तो फिर ऐसे रिलेट कर लो, लिख लो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 अपॉन 1 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। O2 बन रहा है, O2 का लिखो, और स्टोइकियोमेट्री कितनी हो जाएगी? 1/2। 1/2, 2 को उधर लेके जाओगे, इधर ले जाके डिवाइड कर दोगे, वैसे भी निकल जाएगा। तो दोनों तरफ से, लेकिन सिंपल सा है यार, काहे के लिए पेन कॉपी उठाना है, काहे के लिए सॉल्व करना है? स्टोइकियोमेट्री सॉल्यूशन देखो सबका, अगर इसका 1 जाएगा तो इसका 2 बनेगा, इसका आधा बनेगा। आज इसका कितना गया है? 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो इसका कितना बनेगा? 12.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और इसका कितना बनेगा? 3.125 इंटू 10 की पावर माइनस 3। आधा आधा करना है ना, इसका डबल और इसका आधा, यही करके निकालना है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये 2010 का क्वेश्चन था। देख, पहला हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारे पास देखो, ये भी दिया है तुम्हें, ये 2023 का क्वेश्चन, आपकी का क्वेश्चन आया हुआ है। A reaction, certain reaction, the rate k a की पावर 2 b की पावर 1 when the initial concentration of a triple keeping the concentration of b constant, the initial rate would be। कहा जा रहा है रेट कितना हो जाएगा, तो रेट इक्वेशन जो लिखा है कि a की पावर 3 और b की पावर 1, ये लिखा है। अब कहा जा रहा है कि कंसंट्रेशन हमने क्या कर दिया, a के ट्रिपल कर दिया और b का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहा। बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया, ए का कंसंट्रेशन क्या कर दिया? ट्रिपल कर दिया। तो लिख दो ए का कंसंट्रेशन अपन ने कितना कर दिया? ट्रिपल, ये रहा के, और हमारे पास बी का कंसंट्रेशन वही सेम रहा। तो बी ए था, पहले भी 1 था, अभी भी 1 है। ये कंसंट्रेशन कितना हो गया? 3, तो 3 की पावर डबल था क्या? 2 था यार, 1 मिनट, 2 था, ये 2, तो 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 9। तो हमारे पास रेट, नया रेट कितना आ जाएगा? 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 9। तो हमारे पास ढूंढ लो इसमें ऑप्शन, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 6, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। ये ऑप्शन सही हो, नीट 2023 का क्वेश्चन। दूसरा जो नेक्स्ट अपन चलते हैं, दूसरा हमारे पास अ केमिकल रिएक्शन 4A3B, लो फिर वही 4A3B गिव्स 6C प्लस 9D, 6 प्लस 9D, और कहा जा रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C कितना दिया है? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, द रेट ऑफ रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ B कंज्यूम इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। यार फिर से आसान है, हमने तुम्हें बोला है कि पहला पार्ट आ जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन हमने कहा था ना, किसी के भी अपीयरेंस को, किसी के डिसअपीयरेंस को उसके स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन से डिवाइड कर दो, वही क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन 6, ये कितना दिया है? 6 ही दिया है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इसको डिवाइड कर दो 6, कट गया, कितना आ गया? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2। लो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया। आगे सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C डिवाइडेड बाय C का स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन, ये रहा। अगर तुम A से निकालना चाहते हो तो A से निकाल दो। A कितना है? 4, और रेट कितना दिया है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो फिर लिखोगे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 4, तब पर भी तो वही आएगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1। दूसरा आ जाओ, हमारे पास क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम इन इंटरवल ऑफ 10 सेकंड, 10 सेकंड में हमारे पास पूछा गया। चलो लिखो इसको भी, रेट ऑफ ए से निकाल लो, बी से निकाल लो, जिससे तुम्हारी मर्जी उससे निकाल लो, मैं बी से निकाल दे रहा हूं। रेट ऑफ सी से, और सी और बी को रिलेट करके, बी का पूछा गया ना, सी का रिलेट करते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ
सी डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी हमें निकालना है और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 के बराबर। चल ये हमारे पास सी दिया है कितना 6 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ये रहा 6। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी हमें निकालना है और ये हमारे पास कितना है 3। 3 को उधर लेके जाओ, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू, ये देखो 6 से 6 कट जाएगा, 3 को उधर लेके जाओगे कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस। तो अपन यहां से जब निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस, ये हमारे पास रेट आ गया। अब इंटरवल 10 सेकंड में पूछा गया है, टाइम इंटरवल कितना 10 सेकंड, तो जो आया है उसी को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 10 की पावर माइनस। जोड़ो भाई, पहला हमारे पास निकाल ही चुके हो, वो देखो रखा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और दूसरा अपन ने ये निकाल दिया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 30 इंटू 10 की पावर माइनस, ऑप्शन आ गया भाई। और कोई तो नहीं है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, हाँ चल ठीक। चल ये हमारे पास नीट 22 का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, अपन इस पे अभी और ये अब अपने पास अब बच्चा रह गया है, मैं आधा टॉपिक कवर कर दिया हूँ, अब इसमें अपन बच्चा रह गया है इंडिविजुअल ऑर्डर पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और उसके बाद फिर अपन बात करेंगे वो कोलिजन थ्योरी, और उसी कोलिजन थ्योरी को समराइज करके इक्वेशन के फॉर्म में लेके अपन आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, और आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ने के बाद फिर अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं शुरुआत ही में तुम्हें क्लियर कर दिया था यार कि पर्पस बनाना है, सिर्फ पर्पस वीडियो बनाने का है रिवीजन, तो इसलिए अपन थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म हो जाए और सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाए। तो अभी क्वेश्चन हमारे पास जो थे वो करवा दिए गए हैं। अब जब मैं चैप्टर एक बार तो पूरा खत्म कर दूंगा ना, तो पूरा का पूरा जितना भी हमारे पास आया होगा सॉल्व पेपर पीवाईक्यू जितनी भी होगी ना, तो यही स्लाइड पे पूरी की पूरी पीवाईक्यू सॉल्व करा दूंगा। देख लेना जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो इतना जितना पढ़ाया जा रहा है पढ़ते जाओ, उतने से तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले निकल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊँ ना तुम्हारे तक पहुँच जाए। और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे होंगे, जिनको रिक्वायरमेंट होगी रिवीजन की, जिनको चाहते होंगे कि हाँ जल्दी से जल्दी टॉपिक रिवाइज हो जाए, उनके पास शेयर करो, और उनके पास तक भी शेयर करो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते यार, क्लास नहीं कर पाते हैं, उन तक पहुँचाओ, ताकि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हारे एक हाथ की क्लिक करने से किसी को अगर फायदा हो जा रहा है तो मुझे लगता है करना चाहिए। चलो तब तक अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपन नेक्स्ट वीडियो केमिकल काइनेटिक्स सेकंड पार्ट होगा, उसमें अपन केमिकल काइनेटिक्स खत्म करके फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो जो तुम्हारा जो तुम कहोगे वो रिवाइज करा दिया जाएगा तुमको, जो जो टॉपिक तुम्हारा वीक है या जिस टॉपिक को चाहते हो तुम रिवीजन करना है तो कमेंट करके नीचे बता सकते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। तो जिस टॉपिक पे तुम कहोगे नेक्स्ट उसी टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। तो कोशिश करो यही बस कि थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखो, अपने आप को एडजस्ट करो, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो, क्योंकि वक्त नहीं रहा, बड़ा इत्मीनान से नहीं पढ़ सकते अपन। तो अपन जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे और जल्दी जल्दी करके अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जितना बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन उतना अच्छा आता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, थैंक यू।